नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 21 अप्रैल। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में भारत का बजा डंका। अमेरिका, रशिया और चाइना को एक झटके में मोदी सरकार ने बीट कर दिया है। जी हां, स्वदेशी खरीद के बारे में आपको बताएंगे। आत्मनिर्भर भारत का कैसे बजा है डंका, वो हम आपको बताएंगे। आईएनएस वागसीर पनडुब्बी को मुंबई से लॉन्च किया गया है, इसकी खासियत बताएंगे। और समुद्र में कैसे चाइना को एक झटके में ढेर कर दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्वदेशी खरीद में अब बजट का 65% किया इस्तेमाल। रक्षा क्षेत्र में भारत की बेहद बड़ी उपलब्धि हुई है, यानी आत्मनिर्भर भारत का डंका बजा है। और विदेशों से बहुत कुछ नहीं खरीदा गया है, यानी रशिया और अमेरिका को बड़ा झटका लगा है आत्मनिर्भर भारत के तहत। एक रिपोर्ट जो आई वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देख कांप उठेगा रशिया। हम दुश्मन कांप उठेगा। हमले के बाद जहाज में बड़ा हुआ छेद। कल ब्रह्मोस मिसाइल का दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, वो हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल कर, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का आज भारत दौरा। गुजरात में करेंगे लैंड, फिर दिल्ली के होंगे रवाना। बताएंगे पूरा शेड्यूल, आज आने वाले हैं। इसके आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान को लेकर हो सकती है बैठ के आतंकवाद पर। वहीं पांचवी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 7 आतंकियों को यूएपीए के तहत किया बैन। जी हां, इस फैसले से बंधेगी पड़ोसी मुल्क की गिग्गी, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। मई के पहले हफ्ते में होगी यात्रा। तो एक एक करके बताएंगे, एक एक करके। जहां पर अमेरिका कूदा रूस यूक्रेन युद्ध में, अमेरिका ने भेजे फाइटर प्लेन। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, कभी भी छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। तो एक एक करके आपको बताएंगे। आसान नहीं होगी अगले आर्मी चीफ मनोज पांडे की राह। कौन कौन सी चुनौतियां हैं और चाइना पाकिस्तान को किस बात का है डर, वो हम आपको बताएंगे। सैन्य अभियान के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, यानी मनोज पांडे, मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज कटियार, यानी मनोज नाम का सेना में भरमार। बताएंगे इनके बारे में। इस बीच दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की तेजी के साथ बढ़ रही है। और इसके साथ ही दोस्तों, जहांगीरपुरी पहुंचा ओवैसी, पुलिस ने लिया हिरासत में। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आत्मनिर्भर भारत का बजा डंका। एक झटके में, मोदी के एक झटके में ढेर हुआ रशिया, चाइना और अमेरिका। 65% के करीब आत्मनिर्भर भारत के रक्षा क्षेत्रों में हुई खरीद। आईएनएस वागसीर पनडुब्बी को लॉन्च किया है कल ही। ताबड़तोड़ रक्षा क्षेत्र में लॉन्च किए जा रहे हैं। समुद्र में भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने जा रही है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस वागसीर को बुधवार को लॉन्च कर दिया। इसे मुंबई के बचगांव डार्क शिप बिल्डर लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। पनडुब्बी के लॉन्च मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि आईएनएस वागसीर अब समुद्री परीक्षण होगा और बाद में इसे चालू किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पनडुब्बी का लॉन्च होना भारत के आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा उदाहरण है। इन पनडुब्बी की खासियत की बात यह रही कि ये स्कॉर्पियन यान कलावीर क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इससे अत्याधुनिक नेविगेशन है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप पनडुब्बी निर्माण राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये जो पनडुब्बी है पूरी तरीके से स्वदेशी है। मेक इन इंडिया का ये पनडुब्बी ये अपने आप में बेहद खतरनाक है। आपको बता दें, एक पनडुब्बी कहीं ना कहीं अपने आप में साइलेंट किलर मानी जाती है। और हिंद महासागर में गहरे पानी की समुद्री शिकारी कहलाने वाली ये वागसीर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है। और ये हिंद महासागर में इस बेड़े को तैनात किया जाएगा। चाइना को करारा समुद्र में चाइना को करारा जवाब देने की तैयारी में पूरी तरीके से सेना तैनात हो चुकी। हम चलते हैं एक और अपडेट। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, स्वदेशी खरीद में बजट का 65% किया गया है इस्तेमाल। स्वदेशी खरीद में 65%, जी हाँ, यानी 100% जो बजट होता है। पहले क्या होता था कि 50 से 75% जो है बजट पहले विदेशों से रक्षा आयात इंपोर्ट होते थे। लेकिन अब भारत में जब से आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत पीएम मोदी ने कार्यक्रम चलाया, रशिया हो अमेरिका हो, इन सब का धंधा चौपट हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि 2021 और 22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64% अलग रखा गया और लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा। मंत्रालय ने कहा है कि उसने
घरेलू स्रोतों से खरीद करने के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 65% उपयोग किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64% निर्धारित किया था। तो ये एक बड़ी अपडेट रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2021 और 22 के अंत में मंत्रालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग के माध्यम से स्वदेशी खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट का उपयोग कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से 65% जो है वो इस बार सबसे बड़ा टारगेट रहा। एक और अपडेट, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देख कांप उठेगा दुश्मन, हमले के बाद जहाज में हुआ बड़ा छेद। दरअसल भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली द्वारा 19 अप्रैल को एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। टारगेट के तौर पर नौसेना के एक सेवा मुक्त जहाज का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल अधिकारियों ने बताया है कि मिसाइल पर किसी तरीके का कोई वार हेड नहीं लगा हुआ था और इससे जहाज पर हमले के बाद एक बड़ा छेद बन गया। उन्होंने बताया कि मिसाइल लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ती है और इस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा पकड़ पाना मुश्किल होता है। आपको बता दें इस अभियान में भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। वायुसेना ने अपनी अभियानगत तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वायुसेना ने कहा है कि मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ निकट समन्वय में किया गया है। तो दोस्तों इतना खतरनाक आप समझिए 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाइना और पाकिस्तान की हवा खराब है। हम चलते हैं एक और अपडेट, ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन का भारत दौरा, गुजरात में करेंगे लैंड, फिर दिल्ली के लिए होंगे रवाना और उनके 2 दिनों का पूरा शेड्यूल समझिए। 22 अप्रैल को जॉनसन दिल्ली अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहाँ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक, रक्षा, कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारों पर गहन बातचीत करेंगे। आपको बता दें इस बीच अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद ब्रिटिश PM का राजघाट पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके कुछ देर बाद PM जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक, रक्षा, कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास करके चीन और पाकिस्तान पर भी बातचीत हो सकती है। 2 टूक बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम चलते हैं एक और अपडेट, भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 7 आतंकियों को UAPA के तहत किया बैन। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब बल्ले बंधेगी पड़ोसी मुल्क की घिघी। गृह मंत्रालय में शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में मौजूद 7 आतंकी सरगनाओं की गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत बैन कर दिया। ये कार्रवाई पिछले एक पखवाड़े में की गई। भारत ने एक कार्रवाई के जरिए एक बार फिर अपने आतंक विरोधी संकल्प को मजबूत किया। CID और जम्मू कश्मीर पुलिस की सिफारिशों पर UAPA के तहत इन आतंकियों को बैन किया गया। ये सभी आतंकी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लंबे समय से भारत के खिलाफ साजिश रचते आए हैं, लेकिन सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती रही है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा UAPA के तहत जिन आतंकियों को बैन किया गया उनमें सज्जाद गुल, आसिफ अहमद नेगरू, मुश्ताक अहमद जरगर और लटराम के साथ साथ कई खतरनाक आतंकी हैं जिनको केंद्र सरकार ने UAPA के तहत बैन किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट, यूक्रेन में फिर से तेज होगी जंग, रूस ने बढ़ाए हमले तो अमेरिका ने भेजे फाइटर प्लेन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री, फाइटर जेट भेज दिए हैं। जी हाँ, दरअसल यूक्रेन में बीते कुछ दिनों में धीमी हुई जंग एक बार फिर से तेज होती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 10 मई की ड्यू डेट रख के अपने तमाम सैन्य अधिकारियों को सीधी चेतावनी दे दी है कि 10 मई तक टारगेट हिट करो, यानी जहाँ जहाँ कहा गया है उस पूरे इलाके को कब्जे में लो। और वो डेट 10 तारीख है। 10 तारीख से आगे युद्ध नहीं बढ़ने वाला है और यही कारण है कि अब उन अधिकारियों पर दबाव है। यही कारण है कि अब ताबड़तोड़ हमले तेज हो चुके हैं। ताबड़तोड़ हमले देख अमेरिका ने भी अपने फाइटर प्लेन भेज दिए हैं। रशिया के साथ यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन भी पूरी तरीके से सीधा उतर चुका है। ब्रिटेन ने जहां खूंखार मिसाइल देने की बात कही तो अमेरिका ने भी अपने फाइटर प्लेन भेजने की बात कह रहे हैं। यानी युद्ध दोस्तों अब फाइनल डिसीजन में पहुंचने वाली है, यानी युद्ध जो है वो रोमांचक होने वाला है और युद्ध के अब नतीजे क्या हैं वो जल्द ही होने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन पर, पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी जो है वो पुतिन कर चुके हैं। उसमें परमाणु हमला भी कर सकते हैं, यानी परमाणु अटैक भी कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें आई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के दौरे पर जा सकते हैं PM मोदी। मई के पहले हफ्ते में होगी यात्रा, द्विपक्षीय कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस सहित 3 यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान जर्मनी और फ्रांस में 2 द्विपक्षीय कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी की इस साल की ये पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के दौरान पीएम मोदी एक बड़ा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में बिताएंगे, जहां वो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड सहित सभी 5 नार्डिक देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो दोस्तों, जो क्लीन टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, नवीकरण ऊर्जा आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सैन्य अभियान के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार 1 मई से संभालेंगे कार्यभार। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। कटियार 1 मई से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वो वर्तमान में एक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है। एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ आक्रामक अभियानों को जिम्मेदारी संभालती है। उन्हें सेना मुख्यालय में महानिदेशक स्टाफ ड्यूटी के रूप में तैनात किया गया था। मनोज ने प्रारंभिक शिक्षा एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से प्राप्त की हुई है। कुमार को उनके कुशल सैन्य प्रशासक और सफल रणनीतियों के लिए अति विशिष्ट सेवा मंडल से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लेफ्टिनेंट मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद उन्हें जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। आसान नहीं होगा देश के अगले आर्मी चीफ मनोज पांडे की राह, कई चुनौतियां हासिल करनी होंगी जीत। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के 29वें प्रमुख होंगे और वे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे। दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवणे को सीडीएस बनाए जाने की बात हो रही है, यानी मनोज नरवणे सीडीएस होंगे, मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल थल सेना के चीफ होंगे और मनोज कटियार जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, मनोज पांडे की जगह लेंगे। अब आप समझिए, 3 के तीनों टॉप 3 थल सेना के पदों पर जो है वो मनोज नाम के व्यक्ति ही विराजमान है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा संयोग है और तीनों मनोज को सिर्फ चाइना और पाकिस्तान टारगेट है और यही कारण है कि आप इस बार जो है तैयारी पूरी जोरों पर है। आपको बता दें, चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ से चुनौतियां मनोज पांडे के सामने भी है। वहीं सीडीएस बनने वाले मनोज नरवणे भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें शामिल हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तनाव के बीच फलस्तीन क्षेत्रों में झंडा लहराते हुए मार्च करेंगे इजराइल के यहूदी, भड़क सकती है हिंसा। इजराइल के अति राष्ट्रवादियों के एक समूह ने कहा है कि बुधवार को यरूशलेम के पुराने शहर मुख्य रूप से फलस्तीन में झंडे फहराते हुए मार्च के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भले ही पुलिस ने इस कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाए हों, पिछले साल ऐसे ही कार्यक्रम में इजराइल गाजा के बीच युद्ध भड़क गया था जो 11 दिनों तक चला था। इजराइल पुलिस ने कहा है कि यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के लिए यरूशलेम के ऐतिहासिक पुराने शहर में आसपास बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात किया गया था। फलस्तीनी चरमपंथी समूहों ने यरूशलेम में फ्लैग मार्च करने वाले इजरायली कट्टरपंथियों के खिलाफ चेतावनी दी है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इस स्तर पर पुलिस अनुरोधित कार्यक्रम के तहत विरोध मार्च को मंजूरी नहीं दे रही है। हम चलते हैं और अपडेट। नाटो ज्वाइन किया तो भुगतने होंगे नतीजे। रूस की स्वीडन और फिनलैंड को धमकी। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के द्विपक्षीय राजनयिकी चैनलों के जरिए नाटो में शामिल होने के नतीजों के बारे में चेतावनी दी है। ये जानकारी रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने दी है। जखारोवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने सार्वजनिक रूप से और द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से अपनी सभी चेतावनियां जारी की हैं। स्वीडन और फिनलैंड इसके बारे में जानते हैं, उन्हें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं होगी और हर चीज़ के बारे में सूचित किया जा गया था और इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है। इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नाटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो रूस बाल्टिक देशों को और स्कैंडिनेविया के करीबी परमाणु हथियार तैनात करेगा। दरअसल ये बड़ी खबर। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। जहांगीरपुरी पहुंचे असद ओवैसी को पुलिस ने रोका। एआईएमआईएम प्रमुख ने कार्रवाई को बताया गलत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद एआईएमआईएम चीफ का भी रोना धोना शुरू हो गया है। उन्हें पुलिस ने जामा मस्जिद पर ही रोक लिया। इस दौरान ओवैसी ने कार्रवाई को गलत करार दिया। उनकी नज़रों में बुलडोजर चलाने से पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। उनकी मानो तो आगे तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें भी वो अनुमति भी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जामा मस्जिद पर रोक लिया। 6-7 साल से बीजेपी की सरकार है, तब क्यों नहीं तोड़ा। पुलिस ने यात्रा की अनुमति नहीं दी तो यात्रा कैसे निकलेगी। अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ और उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया था। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं
आपको बता दें बीजेपी का गरीबों पर जंग का ऐलान बताया है। ओवैसी को जाने नहीं दिया तो तिल मिलाए। ओवैसी जो है बीजेपी और भगवा को आतंकवादी बताने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर है इनका। तो ये तो तब भी ठीक थे। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनिए। एक है मनीष सिसोदिया। इनका कहना है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर और अमित शाह के घर और पीएम मोदी के घर पर ही बुलडोजर चलाओ। यानी इनको अब देश में जिहादियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जिहादी और कौन गृह मंत्री और कौन प्रधानमंत्री है। यानी इनको अगर बांग्लादेशियों का और घुसपैठियों का वोट मिलता है तो उनको देश में रख कर उनको फ्री राशन देंगे, उनको फ्री खिलाएंगे। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि ये हालात हो चुके हैं देश भर में। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां शहबाज सरकार बनते ही पड़ गई दरार। कैबिनेट से खुश नहीं सहयोगी दल, कभी भी इनकी भी जा सकती है सरकार। यानी ये पूरी स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम भले ही बन गए, लेकिन आपको बता दें उनमें भी मंत्रिमंडल में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। बड़े मंत्रिमंडल और मलाईदार मंत्रिमंडल मांगने के लिए कई जो पार्टियां हैं विपक्षी दल की, वह बगावती रुख अख्तियार करने लगे हैं। आपको बता दें पीएमएलएन के सुप्रीमो नवाज शरीफ और गठबंधन के सभी सहयोगियों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद संघीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया और उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि संघीय मंत्री राज्य मंत्री सलाहकार नेतृत्व प्रदान करेंगे। शहबाज ने दी सफाई, लेकिन पार्टियों में भी पूरी तरीके से मतभेद है। इसी बीच आपको बता दें पीपीपी ने अपने सदस्यों से अभी फिलहाल के लिए कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ये अब आप समझिए कि इनकी भी हालत ख़राब है। हम चलते हैं एक और अपडेट। इस देश ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, कहा दुनिया की फार्मेसी है भारत। भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ ने भारत को दुनिया का फार्मेसी बताया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेदिक दवाएं भेजने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आगे बताया कि मॉरिशस में आयुष की प्रथा लोकप्रिय है। हमने इस धारणा को अपनाया है। पारंपरिक दवाएं आधुनिक दवाओं का पूरक है। गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मॉरिशस के पीएम जगन्नाथ ने कहा है कि आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र से भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। भारत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लिए पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर की मेजबानी करके पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों से उत्पन्न होने वाली चिकित्सा की अपनी अधिकारी मान्यता का प्रदर्शन कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। 7 लाख की आबादी वाले देश से चाइना की डील से उड़ी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड की नींद। चीन ने प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप सोलोमन के साथ विवादास्पद सुरक्षा समझौते पर साइन किया। चीन के समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देश की नींद उड़ गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि चाइना इस द्वीप पर अपनी मिलिट्री बेस बना सकता है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा समझौते को लेकर कहा है कि समझौता हमारे क्षेत्र की शांति और सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या कमजोर नहीं करेगा। दरअसल चाइना की जो रणनीति है दोस्तों, आपको बता दें चाइना की रणनीति समुद्री इलाकों में उन द्वीपों पर टारगेट करना और इन द्वीपों पे अपने कहीं ना कहीं एक तरीके से बेस बना लेना और अपने सैनिकों को तैनात कर देना है, ताकि किसी भी तरीके से समुद्र में कभी भी कोई भी टेंशन हो तो द्वीप के जरिए जो है वो अपनी कहीं ना कहीं उन देशों को टारगेट किया जा सके। दरअसल यहाँ पे होगा ये कि चाइना जो है अपने मिसाइल सिस्टम को लगा सकती है, अपने सैनिकों के अपने बेड़ों को लगा सकती है। ये एक अड्डा हो जाएगा। ये छोटा सा द्वीप है समुद्र के बीच, और यही कारण है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ये चिंता है कि अगर इस तरीके से प्रशांत महासागर में छोटे से द्वीप में चाइना अपना अड्डा बना लिया तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके को वो कब्जे में ले लेगा। तो इस तरीके से रणनीति चाइना करता है और वो सफल भी हो रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई, जहां बीजेपी सांसद नरसिम्हा राव ने जेसीबी को बताया जिहाद कंट्रोल बोर्ड। जी हाँ, जिहाद कंट्रोल बोर्ड। अब आप समझ लीजिए क्या है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुधवार को उत्तरी दिल्ली के नगर निगम द्वारा बुलडोजर के अवैध निर्माण को हटाने का काम तेजी के साथ चला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बात करें तो फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन आपको बता दें इस मामले में सियासी बयानबाजी भी हुई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने ट्वीट करते हुए जेसीबी को जिहाद कंट्रोल बोर्ड करार दे दिया है और ने कहा कि इससे जिहाद को कंट्रोल किया जाएगा। और इसके बाद फिलहाल हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन ये चीज़ें निकल के आई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे सच्चा देशभक्त सधे हुए राजनयिक रूसी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर की
जमकर तारीफ की। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बीतते दिन के साथ जमीन पर स्थिति और बेकाबू होती जा रही है और तनावपूर्ण माहौल में आज तक के रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से खास बातचीत हुई और बातचीत के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने कई मुद्दों पर विस्तार से बताया। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री को एक तरीके से सच्चा देशभक्त बताया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो सच्चे देशभक्त और अच्छे राजनयिक हैं। उन्हें अपने देश और अपने देश की बातें मुद्दे कैसे उठाना है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अमेरिका में उन्होंने रहकर ये चीज़ें बताई। हम चलते हैं पर अपडेट। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने किया मिसाइल परीक्षण। पुतिन बोले दुश्मन 2 बार सोचेंगे। दरअसल आपको बता दें कुछ बड़ा करने वाले हैं पुतिन लगातार एक बड़े बैलिस्टिक मिसाइल का रशिया लगातार सफल परीक्षण कर रहा है। ताबड़तोड़ हमले होते दिख रहे हैं और इस तनावपूर्ण माहौल के बीच रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि उनकी सेना ने एक और मिसाइल परीक्षण किया। रूस ने सरमट बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अभी तक इस नई मिसाइल को लेकर ज़्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन पुतिन जोर देकर कह रहे हैं कि अब कोई भी दुश्मन देश उनके देश पर